उत्तल दर्पण का। लिखिए उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसके 10वें भाग पर क्या लिखे हैं, वह दर्पण जिसके 10वें भाग पर पॉलिश या कलई किया जाए तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो। उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो। परावर्तक तल हो। परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इनको एक बार समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। सबसे पहले गोली दर्पण बताए थे। गोलीय दर्पण, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण, देखिए गोली दर्पण क्या होता है, कांच का खोखला क्या होता है, गोला होता है। ठीक है ना, ये पूरा कांच का खोखला गोला है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इस पूरे कांच के खोखले गोले को किसी एक भाग को कहीं से काट लेते हैं, कहीं से भी इतना काट कर क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी कोई दर्पण नहीं है। बस ये बताएं गोली दर्पण क्या होता है कि कांच का एक खोखला कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। ये मिल गया हमको। अब इसी को क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको पेंट करेंगे। अगर एक तरफ इधर उभरे हुए भाग पे पेंट करेंगे तो अवतल, और 10वें वाले भाग पे पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा। याद करने का देखिए कैसे याद करेंगे, अवतल ऐसे लिखा जाता है ना, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, यही होता है ना, अवतल एक उत्तल। तो देखिए ये अवतल लिखा है तो अ में क्या लिखा है, ऐसे बनाते हैं ना, तो इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश करेंगे। किसके, जो अवतल लिखा होता है। ऐसे याद कीजिएगा कि अवतल वाले जब ऐसे बनाते हैं तो इसके कहाँ पॉलिश करते हैं, इसके उभरे भाग पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके उभरे वाले भाग पे पॉलिश कर देंगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। तो उभरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, उभरे वाले भाग पे क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, पॉलिश। और दसा वाला भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक। जैसे यहाँ से हम टाट जलाएंगे तो यहाँ से टकरा कर वापस आ जाएगा। कब, जब ये पॉलिश कर देंगे तब। इस वाले भाग का नाम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। आए समझ में। इनका देखिए, जब इनका पता हो गया तो ये क्या करेंगे, इनका ऐसे बनाएंगे ये वाला। तो इनका पेंट कहाँ किया गया है, उभरे भाग पर। इनका पेंट कहाँ होगा, 10वें भाग पर। जब इनका 10वें भाग पे 10वें वाले भाग पर पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो इसमें परावर्तक तल कौन सा होगा, उभरा। इसी का उल्टा, ये पॉलिश किसका किया जाता है, हाँ, लाल परऑक्साइड का। किसका, लाल परऑक्साइड। ठीक है ना, लाल परऑक्साइड का पेंट करते हैं। तो ये था गोली दर्पण। और पहचान पाएंगे ना कैसे पता किया जाता है। अवतल लिखा होता है ऐसे, तो इसके उभरे वाले भाग पे पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल। इसी का उल्टा, ऐसा समझ में ना, इसी का उल्टा मतलब इसके 10वें वाले भाग पे पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल। ये समझ में आया। अब लिखिए इसके बाद, लिखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से, और देखिए इनका नाम याद रखें, इंग्लिश वाला। इंग्लिश में क्या ना बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, इसे बोलते हैं कॉनकेव। देखिए कैसे पता कि ये बड़ा लिखा है तो इसकी वर्ड मीनिंग बड़ी है, और ये छोटा लिखा है तो इसकी वर्ड मीनिंग छोटी है।
कन्फ्यूज हो जाते हैं किसको कॉनकेव बोले किसको कॉन्वेक्स बोले। तो इसमें कै अक्षर आया है 7, और इसमें कितना आया 6। तो 6 से ये छोटा वाला हो जाएगा और ये बड़ा वाला, ठीक है ना। लिखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है। सबसे फर्स्ट परिभाषा किसकी परिभाषा देखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र का। किसका देखेंगे, वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र का आगे आ जाइए, हिले ना आप भी आ जाइए। देखिए इधर वक्रता केंद्र, देखिए हिले ना, आराम से बैठे। वक्रता केंद्र ये बताइए कि अभी मैं बनाया था जो गोला बनाया था इधर, ये गोला था ना। तो इस गोले का अगर देखिए हर गोले का एक केंद्र होता है, तो इस गोले का केंद्र ये हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो उसी तरह ये वक्रता केंद्र बोलेंगे। कैसे कहेंगे कि किसी गोली दर्पण का, क्या बताएंगे, किसी गोली दर्पण का केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। हम लिखवा नहीं रहे परिभाषा सबको ना, परिभाषा आपसे 12th क्लास में पूछेगा, सबको समझा दे रहे हैं, बस जान जाइए क्या होता है, ठीक है ना। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो केंद्र जानते हैं, कहेंगे किसी गोली दर्पण के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र के बाद आ जाएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे किसी, देखिए वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कैसे बताएंगे, किसी गोली दर्पण की परिधि, गोला की परिधि पता है ना, तो किसी गोली दर्पण की परिधि तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। अब कोई गोला है तो गोले की परिधि तो आप लोग जानते हैं ना, ये परिधि होती है, गोले की परिधि कितना होती है, 2πr की πr स्क्वायर। πr स्क्वायर क्या होता है, हाँ क्षेत्रफल, और ये क्या होता है इसका परिधि, समझ में आया ना। तो ये देखिए परिधि क्या इसकी परिभाषा बताएंगे वक्रता त्रिज्या की, किसी, ये क्या है, हाँ अब ये कैसा है, खोखला गोलीय दर्पण। तो कहेंगे किसी खोखले गोली दर्पण के केंद्र और उनकी परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बाद फिर तीसरी परिभाषा देखेंगे, क्या, दर्पण का ध्रुव। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव, जिससे बोलते हैं पोल बोलते हैं, पी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, अभी कोई दर्पण नहीं है, जब पेंट करेंगे तब तो बताएंगे। अब इसको हम लोग इसके ऊपरी भाग पे पॉलिश कर दे रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। इसके धसे वाले भाग पे पॉलिश कर देंगे तो उत्तल, ऐसा समझ में। तो देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण, सुनिए, अगर कोई प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ से टॉर्च है, यहाँ से आपतित कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है, जहाँ से टकराकर वापस होती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, पी, यानी दर्पण का ध्रुव। ऐसा समझ में। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी गोली दर्पण पर आपतित होती है, जहाँ से टकराकर वापस होती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। याद हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरी परिभाषा ऐसे बताएंगे कि किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। दो परिभाषा क्या बताएंगे कि कोई प्रकाश की किरण किसी गोली दर्पण पर आपतित होती है, जहाँ से टकराकर वापस होती है, उसी मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव। या तो ऐसे बोलेंगे किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ऐसा समझ में। फिर इसके बाद दर्पण का ध्रुव हो गया। फिर चौथी परिभाषा क्या देखेंगे, और कौन सा बचा है, फोकस। और पहले इसके पहले मुख्य अक्ष जान जाइए। मुख्य अक्ष क्या होता है, कहेंगे कि ये मान जाइए थोड़ा सा, ये देखिए इधर, ये पूरा गोली दर्पण हुआ होगा ना, ऐसे ये कोई गोली दर्पण कटा हुआ भाग है, यही है ना। तो ये इसका केंद्र रहा होगा यहाँ पर, इसका केंद्र यहाँ पर रहा होगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या।
बताया था ना, किसी गोली दर्पण का केंद्र को वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या। जैसे वृत्त में त्रिज्या होती है तो केंद्र से मिलाएंगे तो यही तो होता है, तो इसी तरह इसकी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे कि किसी गोली दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जो रेखा दोनों के ऐसे सीधे चले जाएगी उसे क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी गोली दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर किसी गोली दर्पण के केंद्र, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर सीधी जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। सीधी जाने वाली, ये नहीं कि यहाँ से गई फिर ऐसे 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 कुछ नहीं है, सीधी जाने वाली रेखा यानी सरल रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद एक और पॉइंट याद रखिए, मुख्य फोकस, ठीक है ना। मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे बताएंगे, कोई बताएगा? हाँ ठीक है, ये भी है, लेकिन उसकी परिभाषा ऐसे बताइएगा। अभी हम पूछेंगे परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा सब। देखिए मुख्य फोकस बताना है ना, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। तो कहेंगे, और इसका नाम ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसका नाम ध्रुव, पी से परिचित करेंगे, और ये क्या है, सी वक्रता केंद्र। तो कहेंगे कि यदि कोई प्रकाश, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो कहेंगे कि यदि कोई किरण, सुनिए इधर, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, चाहे जितने भी किरण चली जाए, लेकिन उसका गुण है कि क्या मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती है उसी बिंदु क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। आया समझ में? क्या कहेंगे कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस पे मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती है उसी बिंदु क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे याद रखिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस। ऐसे याद रखिए, नहीं तो ये परिभाषा याद हो जाती है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या कहेंगे, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है ना। और इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। और जब भी दूरियां दर्पण में मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, दर्पण के मुख्य ध्रुव से, यानी दर्पण के ध्रुव से हमेशा दूरियां मापेंगे। ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। पहले वक्रता केंद्र बताइए, वक्रता केंद्र यही है ना, सी सेंटर यही है। तो कहेंगे किसी गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आया समझ में। फिर वक्रता त्रिज्या, किसी गोली दर्पण के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर इसके बाद दर्पण का ध्रुव, किसी गोली दर्पण के मध्य उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये भी याद होगा। फिर इसके बाद कौन सा, मुख्य अक्ष। कहेंगे कि यदि किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। और मुख्य फोकस, कहेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बिंदु क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। या तो ये वाला याद रखिए, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर इसमें मुख्य फोकस जिस बिंदु से मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की रेखा क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और एक होता है दर्पण का द्वारक, उसको भी याद रख लीजिए, पांचवा दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण है, या तो होगा अवतल या तो उत्तल। तो कहेंगे कि इसके दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। ऐसा समझ में। जैसे ये कोई दर्पण है तो इसको मान लीजिए इस सिरे को M1 और ये है M2, तो इनको सीधी मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। इतनी परिभाषा याद हुई। ठीक। इसके बाद देखिए और एक पॉइंट और याद रखिए कि यहाँ पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, फोकस। तो ये इसे बोलेंगे फोकस दूरी। ये दूरियाँ और ये दूरियाँ आपस में हमेशा समान होती हैं। आया समझ में। ये दूरी और ये दूरी आपस में समान होती, तो इसे बोलते हैं फोकस दूरी। जब ये बराबर तभी तो बराबर हो सकती है, तो इसे भी क्या बोल सकते हैं, फोकस। और इसे पूरे क्या बोलते हैं,
कैपिटल आर। तो एक कैपिटल आर में कितना स्मॉल एफ हो जाएगा, 2f। ये फार्मूला होता है कि r बराबर 2f होता है, ठीक है ना। इसके बाद है कि गोली दर्पण द्वारा इस सूत्र का निगमन है। इस पे क्वेश्चन लगेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये निगमन आता है। ये निगमन कहाँ से हुआ है, लिखिए, हेडिंग लिखेंगे, लिखिए गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, हाँ हेडिंग है, गोली दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है। देखिए मिटा देना, परिभाषा सब समझ में आया है, ठीक है। आगे देखिए, लिखेंगे गोली दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। गोली दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र का निगमन किसका सीखेंगे, अवतल दर्पण के लिए। लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। ध्यान से पूरा एक बार देख लीजिएगा तब नोट कीजिएगा। देखिए ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अभी कोई नहीं है। जब पॉलिश करेंगे तब तो बताएंगे। अगर इधर पॉलिश कर देंगे तो कौन सा, उत्तल, और जब इधर कर देंगे तो अवतल। तो हम पॉलिश, ये कौन सा बन गया अब, अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। और ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस। ये सब पता है ना, ठीक। हम ये परिभाषा बताए हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, इससे प्रकाश निकल रहा है। मैं कहा हूँ कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो कौन सी वस्तु हो सकती, प्रदीप्त की दीप्त कि अदीप्त। 3 ठो वस्तु बताया हूँ कि 2 ठो, एक का 2 नाम है। एक का बताया था कौन सा, प्रदीप्त, और इसी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम, दीप्त। और एक अलग था, वो क्या था, अदीप्त। ये कौन सी वस्तु है, प्रदीप्त। मैं ये बोला हूँ कि एक वस्तु रखें, इससे प्रकाश निकल रहा है, इसका मतलब यही तो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से जब प्रकाश निकल रहा है तो पहले ये बताएं प्रकाश के प्रतिबिंब बनने का नियम, इसको भी मत सीखिए कि बता दें। पहले प्रकाश का प्रतिबिंब बनने का नियम सीख ले तो जल्दी समझ में आता है। ये देख लीजिए, बता देंगे उसको भी। देखिए इसमें क्या है नियम, कि यदि कोई किरण, नियम देख लीजिए फिर उसको हम बता देंगे। नियम क्या है, 3 नियम होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब बनने का 3 नियम होता है। एक कौन दर्पण है, अवतल। ये कौन दर्पण है, अवतल। और ये कौन दर्पण है, अवतल। देखिए सर, यदि कोई किरण, ये है आपका F और ये C है और ये P, ये P बिंदु है, ये F है और ये C है। ये P बिंदु है, ये C है, हाँ ये F है और ये क्या है, C है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो हमेशा फोकस से आती है। पहला नियम याद रखिएगा, ठीक है ना। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकरा कर कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी, इसको हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है और जैसे दर्पण से, यहाँ से वक्रता केंद्र से आएगी, जैसे दर्पण से टकराए तुरंत इसी से वापस आ जाएगी, दूसरा नियम। तीसरा नियम इसी का जस्ट उल्टा, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आती है, कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से, तो ये क्या हो जाती है, दर्पण के समांतर। यानी ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है। देखिए इसमें क्या है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आएगी, ये था। और इसमें क्या है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आएगी तो ये एक समांतर हो जाएगी इसमें। ये क्या है कि वक्रता केंद्र से आए, दर्पण से परावर्तित हुई, टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। आया समझ में। तो ये कोई किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कहाँ से आ रही है,
मुख्य इसके समांतर आ रही है, तो कहाँ से होकर आएगी? फोकस से होकर आएगी। ये कहाँ से आएगी? ये आएगी फोकस से। आया समझ में? कहाँ से आएगी? फोकस से। और दूसरी किरण को मैं लेकर आ रहा हूँ वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। तो ये कहाँ से अब क्या होगा? ये यहाँ से टकरा गई है, तो टकरा कर क्या करेगा? ये वापस लौट जाएगा। इतना समझ में आया है? ठीक। हम लोग इसमें त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम लिख लेते हैं। ये क्या है? वस्तु। ये क्या है? वस्तु। तो वस्तु के भी मत लिखिए, इससे लिख लीजिए वस्तु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इससे लिखेंगे ओ डैश। ठीक है। इसका जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, परछाई बनेगा। तो इसकी परछाई यहीं मिले है ना, तो इनको हम लोग ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? इमेज। यानी इसे परछाई बोलते हैं। परछाई। परछाई क्या बोलते हैं? परछाई, या तो दूसरा नाम छाया, यही सब बोलते हैं ना। तो इसकी परछाई। अब परछाई क्या बोलेंगे? आई से। इससे बताएंगे क्या हो जाएगा? आई, और नीचे क्या हो जाएगा? आई डैश। ये समझ में आया? ठीक। और इससे जहाँ पे टकराएगी इस बिंदु का नाम लिख लेंगे क्या? एम। क्या बोलेंगे? एम। इतना समझ में आया? ठीक। इसमें देखिए त्रिभुज बना है। कितना त्रिभुज बना है? देखिए हम कौन, देखिए एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज कौन सा है? ये वाला, ये त्रिभुज है। आया समझ में? एक त्रिभुज कौन सा बना? ये। और इसमें कौन सा त्रिभुज बना है? ये वाला। समझ में आ रहा है? एक बार ध्यान से आकृति समझ में आएगी तो पूरा बना ले जाएंगे। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है? ये वाला और ये वाला। देखिए ये त्रिभुज एक साथ लेंगे और ये त्रिभुज एक साथ। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि त्रिभुज है? त्रिभुज तो हमेशा ऐसे बनता है ना, तीन सरल रेखा से। तो ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये तो ऐसे आकृति बन गई है। देखिए ऐसे बनी है, तो क्या इसको त्रिभुज मानेंगे? हम लोग त्रिभुज नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? यन ए, यानी इसे अभिलंब बोलते हैं। इसे पी इधर कर लीजिए, इसे बोलेंगे यन। तो अब त्रिभुज तो हो गया ना, यफ यम यन, ये त्रिभुज तो हो गया। आया समझ में ना? हम ये त्रिभुज नहीं था, त्रिभुज बनाने के लिए रेखा खींचा गया है। ठीक है ना? इतना समझ में आया? फिर से बताऊँ एक बार और। देखिए मैं बताया था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से आएगी? फोकस से। पहला नियम। और दूसरा नियम ये क्या है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी, दर्पण से टकरा कर कहाँ से आएगी? यहाँ से टकरा कर जैसे यहाँ से टकराएगी उसी रास्ते से वापस चले जाएगी। ठीक है। फिर इसमें देखेंगे तो ये स्थिति बन गई। तो जहाँ पे टकराएगी इससे बोलेंगे इमेज मान लेंगे, और ये क्या मान लेंगे? वस्तु। और इसमें प्रतिबिंब देखेंगे। इसमें त्रिभुज कितना बन जाएगा? 4। ये दोनों और एक ये दोनों। ठीक है ना? अब देखिए आगे इसके। चलिए इसका नाम बताइए त्रिभुज का। देखिए सबसे पहले हरा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर ये वाला नीला वाला। अरे हरा नीला का मतलब समझ रहे हैं ना, समझाने के लिए बनाए हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज का नाम बताइए इसका ओ डैश सी, और ये वाला इसका नाम क्या होगा? आई डैश सी। लिखेंगे दोनों त्रिभुज आपस में हाँ क्या है? समरूप है। समरूप मतलब इनका रूप समान है। ठीक है ना? और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका नियम क्या होता है? ठीक है ना? ये वाली भुजा इनके, ये वाली भुजा इनके, क्या इनके बराबर नहीं होता है, इनका अनुपात बराबर होता है। जैसे मान लो कि ये ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है। तो मैं कहूँ ये वाली भुजा का अनुपात बराबर, तो ए बटे बी का अनुपात बराबर, और ये वाली सी बटे ए का, इनका अनुपात बराबर होता है। भुजा नहीं बराबर होती, इनका अनुपात बराबर हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि त्रिभुज ये और ये दोनों, हरा वाला त्रिभुज आपस में क्या है? दोनों समरूप है। तो ये बताइए कि इसमें लंब कौन सा है? तो यहाँ लिखेंगे ओ डैश। इसमें लंब कौन सा है? तो आई डैश। ये समझ में आया? इसमें आधार कौन सा है? ओ सी। और इसमें आधार कौन सा है? आई सी। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? सेम है, इसमें करना है यही वाला। ठीक है, यहाँ लिखे
लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम बताइए। पहले बड़े वाले देखिए, पहले ये वाला लिए फिर ये लिए है ना, ठीक उसी प्रकार ये वाला ले लेंगे और फिर ये वाला लेंगे, आया समझ में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दूरी जब मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, अभी बताया था, जब भी दूरी को मापेंगे ध्रुव से मापेंगे, इसको हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। तो इसका नाम बताइए, इस त्रिभुज का नाम क्या, MNF, तथा इसका नाम बताइए II', क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप है, इनका रूप समान है, समरूप है, ठीक है। जब समरूप होगा तो नियम पता है क्या हो सकता है, बताइए। हाँ, क्या लिखेंगे, MN अपॉन, हाँ I', ठीक। इधर बताइए FN IF। फिर सुनिए, जिनको नहीं समझ में आया, मैं बताया हूँ कि ये वाली लंब है तो इसमें लंब ये हो जाएगा, यानी ये वाला अनुपात तो इनका अनुपात के बराबर। यहाँ से यमियन है तो ऊपर यमियन, और यहाँ I है तो I'। ये क्या आधार FN है तो इसका आधार कौन हो जाएगा, आया समझ में। फिर इसके बाद देखिए उधर बता रहा हूँ, इतना समझ में आया, ठीक। ये बताइए कि हम लोग लिखेंगे कि O', देखिए क्या लिखेंगे, O', और यहाँ से लिखेंगे OP। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये जो पाई दो खींचे हैं इसका मतलब क्या होता है, समांतर, यानी इसके बीच का अंतर समान है। तो ये क्या लिखा है, OM और OP, यानी इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो क्या ये दूरी बराबर होगी, यहाँ पर हर जगह दूरी एक समान होगी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो O' की लंबाई है ये लंबाई ये भी होगी यमियन की, बताइए, हो सकता है ना। हम कह रहे हैं कि जब ये दोनों रेखा समांतर, चाहे ये वाली दूरी ले चाहे कहीं से दूरी मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे लिखे हैं देखिए, समीकरण अभी दो नहीं बनाए हैं, तो लिखेंगे इसमें कहीं जहाँ पे यमियन है वहाँ पे क्या लिख देंगे, तो इसमें कहीं यमियन है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे O', अब बटे क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे I' बराबर FN हो जाएगा, और क्या होगा IF हो जाएगा, क्या होगा IF। या ऐसा क्यों किए हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने के लिए किए हैं। देखिए ये वाला इसके बराबर आ गया समीकरण 1 के, ठीक। एक नियम और देखिए, हम ये लिखेंगे कि बिंदु N तथा P के बीच की दूरी FN के तुलना में क्या है, नगण्य है। नगण्य मतलब ना के बराबर है। ये दूरी कहाँ है और ये दूरी कितना है समझ में ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जहाँ पे लिखते थे FN, अब ये इसको जब नगण्य मान ले रहे हैं, यहाँ दूरी हमको मापना है P से, तो जहाँ पे FN ले रहे हैं अब उसको क्या मान लेंगे, FP मान लेंगे। फिर सुनिए, FN था, हम ये लिखें कि इनके तुलना में ये दूरी नगण्य मतलब ना के बराबर है, तो जहाँ पे FN लिए थे अब उसको पूरा मान लेंगे FP, यानी N को नहीं लेंगे, आया समझ में। तो FN बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको नहीं लेंगे तो ये पूरा FP हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहीं FN है तो लिखेंगे O' I' बराबर FN की जगह क्या लिखेंगे FP, अब बटे IF, समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया तो लग गया सवाल, समझ में आया इतना, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखिए ये दोनों पक्ष और ये दोनों पक्ष बराबर है तो इसको हटा देंगे, जो नहीं बराबर उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे OC बटे CI, ठीक। इधर बताइए FP बटे IF, ये समझ में आया, ठीक। अभी मैं बताया था जब भी दूरियां मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो ये बताइए कि OC को क्या लिखेंगे, ये इस OC के, इधर देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक रेखा है, इसकी लंबाई 8 मीटर है और इस पूरे की लंबाई 20 मीटर है। इस पूरे की लंबाई 8 मीटर है और यहाँ से पूरे की लंबाई कितना है 20 मीटर। तो ये दूरी कितना होगी, कैसे पता, यानी आप लोग क्या किए हैं कि इस अधिक में से इसको माइनस कर दिए हैं। तो आप लोग क्या किए हैं कि 20 में से 8 को माइनस किए तो जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, आया समझ में। तो मैं पूछ रहा हूँ किसको क्या लिखूँगा, हम ये लिखेंगे कि OP में से किसको घटाएंगे,
हमको ये दूरी ज्ञात करना है, तो इस पूरे में से किसको घटाएंगे? सुनिए, इस दूरी को ज्ञात करना है OC को, हमको ये पूरा पता है, ये दूरी चाहिए नहीं, ये दूरी चाहिए और ये पूरा पता है, तो क्या करेंगे? इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा। सही है ना? यानी OP में से किसको घटाएंगे? CP को, तो क्या मिलेगा? हम कह रहे हैं कि मान लीजिए O से P तक की दूरी 20 मीटर है और ये वाली दूरी 10 मीटर है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। यानी अधिक में से जब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे? OC को क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहले OP में से क्या घटाएंगे? OP में से CP घटाएंगे। आया समझ में? यहाँ पे CI क्या है? CI यही है ना, तो ये ज्ञात करना है, तो CP में से IP घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। क्या यहाँ से क्या लिखेंगे? IP। आगे बताइए। FP में से इसमें से क्या घटाएंगे तो यही मिलेगा। इसमें से क्या घटा सकते हैं? कुछ नहीं ना, इसको इसी तरह लिख लीजिए। IF कहाँ है? ये वाली दूरी, इसको ज्ञात करना है, तो IP में से क्या घटाएंगे? FP। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? फिर से बताएं इसको एक पॉइंट एक बार देखिए। और ये लिखा है OC, यही है ना, तो OC ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, और हमको यहाँ से O से लेकर P तक पता है, तो ये जब ज्ञात करने के लिए इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है OP माइनस CP, ये वाला। फिर यहाँ पर क्या है? CI, तो इस पूरे में से, ये पूरे में से इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? FP है, तो इसमें क्या घटा सकते? कुछ नहीं है, पहले से P है, यानी यहाँ से जब पहले से P है तो यहाँ से P से मापना भी, तो पहले से P को घटा देंगे। यहाँ क्या है? IF में से ही दूरी है, IP में से किसको घटाएंगे? IP में से FP को घटाएंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, आप लोग बताइए है क्या ये सब दूरियाँ? OP क्या है? OP यही है ना, तो कहेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी है। क्या बोलेंगे? ये वस्तु रखी है ना, तो लिखेंगे क्या? दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु तक की दूरी। ठीक है ना? चलिए, वस्तु तक की दूरी है। CP क्या है? CP C से P वक्रता त्रिज्या है ना, ये भूल गए क्या? इसका केंद्र ये क्या हो जाए? वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे CP क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। फिर इसके बाद CP क्या है? यही CP है। IP क्या है? I से P क्या है? ये प्रतिबिंब बना है ना यहाँ से, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, हमेशा दूरी मापना है कहाँ से? दर्पण से। तो क्या लिखेंगे? दर्पण से IP क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यही ना होगा? ठीक। और कोई बचा है क्या? FP क्या है? लिखेंगे फोकस दूरी, ऐसे लिख लेंगे। क्या है? फोकस दूरी। अरे फोकस दूरी यही तो है FP, ये वाला फोकस दूरी। और कुछ? IP क्या? IP हो गया। FP क्या? FP हो गया। अब देखिए, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को U दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? और दर्पण से प्रतिबिंब, ये वक्रता त्रिज्या को R दर्शाएंगे, R बताया था ना। और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को V बताएंगे, और फोकस दूरी को क्या बताएंगे? स्मॉल f दर्शाएंगे। ठीक है। अब ये सब प्लस माइनस भी होते हैं। प्लस माइनस की स्थिति क्या है कि ये चतुर्थांश है। क्या है? जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? दूरी प्लस, आज जब नीचे आते हैं तो माइनस, आज जब आगे बढ़ेंगे तो, आज जब पीछे आएंगे तो माइनस। ये देखिए, ये इसी पर ये बना है ऐसे। ठीक है ना? ये क्या है? F, ये है C, और यहाँ वस्तु रखी है, यही पूरा प्रतिबिंब है। ठीक है। तो इसी में देखकर बताइए कि OP अवतल दर्पण में वस्तु तक की दूरी O क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि ये वस्तु है, ये सब दूरियाँ किस में है? माइनस में। तो U क्या हो जाएगा? माइनस। आया समझ में? यानी U क्या हो जाएगा आपका? U हो जाएगा किस में? माइनस में। या तो इसको लिख लीजिए यहीं पर, माइनस का U। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? माइनस का। और CP दर्पण से वक्रता त्रिज्या, दर्पण से वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? बताइए। वक्रता त्रिज्या यहाँ तक की दूरी प्लस की माइनस?
माइनस, यानी आर भी क्या हो जाएगा माइनस। अब प्रतिबिंब यहाँ बना है, ये क्या होगा माइनस, रखिए यहाँ से माइनस, यफ क्या होगा माइनस, सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि वस्तु की लंबाई किस में होगी तो को क्या बताएंगे आप लोग, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु कहाँ यही है ना, तो इस वस्तु की लंबाई प्लस में होगी माइनस में, इसको हम लोग क्या करेंगे यहीं पर रख देंगे। तो ये दूरी किस में है, आप जब कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई ये वाला बताइए तो, क्योंकि जब ये दूरी क्या है इस पर माइनस में है, जब इसकी लंबाई लेना तो इस पर देखेंगे ऐसे, और जब दूरी लिखना है तो ऐसे देखेंगे इधर, आया समझ में ना। ठीक, ये समझ में आया, सबकी जगह मान रख दीजिए। देखिए ये समझ जाना कैसे प्लस माइनस निकाला गया है। ठीक, ये क्या है, यहाँ से OP, OP क्या है माइनस यू, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का यू, ठीक है, माइनस लगाइए। फिर CP क्या है, CP ढूंढिए, माइनस माइनस आर है ना, तो यहाँ माइनस आर, ये समझ में आया, आया समझ में। ठीक, CP क्या है, CP माइनस आर, यहाँ लिखिए माइनस आर। फिर इसके बाद कहाँ है माइनस, माइनस लगाइए। फिर यहाँ से IP क्या है, IP ढूंढिए, तो इस ब्रैकेट में माइनस का V बराबर, फिर इसके बाद क्या FP, ये हो जाएगा माइनस का F। फिर और कहाँ गया IP क्या है, यहाँ से IP क्या है माइनस का V, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का V। फिर इसके बाद यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद फिर क्या है FP है, तो FP क्या हो जाएगा माइनस F, यानी इसको ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे माइनस का। यहाँ तक समझ में आया, सॉल्व कीजिए इसको तो। और एक और बताया था कि R बराबर कितना F होता है 2F, की 3F बताया था 2F, तो मान रखिए जहाँ पर R है माइनस का U, ये हो जाएगा माइनस का 2F, ये क्या हो जाएगा, या तो अभी रहने दिए सॉल्व करके तब रखेंगे। ये हो जाएगा U माइनस का माइनस माइनस प्लस का R, नीचे क्या होगा माइनस R और माइनस माइनस प्लस का V बराबर, इधर बताइए माइनस F माइनस B प्लस का F। जब गुणा कराएंगे तिर्यक गुणा ऐसे होता है, तो लिखेंगे माइनस का U प्लस का R, इसका गुणा इसमें करवाना है तो माइनस का V प्लस का F बराबर माइनस का F माइनस R प्लस का V। गुणा कराइए तो माइनस U का गुणा माइनस B में, तो माइनस माइनस प्लस का U का V हो जाएगा। ठीक, U का गुणा F में करवाइए, माइनस U F, R का गुणा B में, तो माइनस का R V लिख ले, चलिए ठीक है। इसका गुणा इसमें प्लस का R F, इसका गुणा इसमें प्लस का R F, इसका गुणा इसमें माइनस का F V। और क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं R के बारे में, R और F के बारे में, कि R होता है 2F, मतलब ये क्या होता है फोकस R से 2 गुना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि U V U F, और R की जगह क्या लिखना है, तो ये हो जाएगा 2F और V हो जाएगा, सही है ना। फिर इसके बाद प्लस का R की जगह क्या लिखना है 2F, और 2F पहले से था स्क्वायर, सही है। फिर इसके बाद यहाँ फिर रखना है 2F, तो 2F का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का F V, सबको एक तरफ बुला लीजिए, तो U V U F 2F V, और ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, इधर बुला लीजिए, माइनस का 2F स्क्वायर प्लस का F V बराबर कुछ नहीं बचेगा उधर, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा कट जाएगा। फिर इसके बाद U V U F, इसमें से क्या हो जाएगा 2F V प्लस का F V बराबर कुछ नहीं, तो U V U F इसमें से घटेगा क्या, यहाँ एक बार यहाँ 2 बार है, तो माइनस का F B बच जाएगा बराबर 0। जो माइनस है उनको पक्षांतर उधर भेज दीजिए, तो U V बराबर उधर भेजिए U F हो जाएगा, और प्लस का F V यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों का क्या कर दें, दोनों पक्षों में U V F से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग कीजिए दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा U V है, इधर क्या है U F है, अब प्लस यहाँ क्या है F V, यहाँ से लिखेंगे F V, दोनों पक्षों में U V F से भाग दीजिए, U V
एफ यू वी, सही है ना? ठीक, या तो एक लाइन ऐसे कर लीजिए, 21 भाग देना है ना, तो ये क्या हो जाएगा यू वी, यहाँ से लिखेंगे यू वी एफ बराबर यू वी एफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, और एफ वी यहाँ से हो जाएगा एफ वी यू वी एफ, काटिए, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/एफ, यू से यू कट गया, एफ से एफ 1/वी प्लस एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल 1/, यही निगमन करना था इस फार्मूले का। समझ में आया? क्या हुआ?